बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। वैसे आजकल दिन के आगाज़ जो हैं हमारे, वो मौसम की शिद्दत की वजह से काफ़ी सर्द हो रहे हैं, मगर हमें फिर भी ये देख के जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे हाँ उतनी सर्दी नहीं है जितनी मुल्क के दूसरे हिस्सों में पड़ रही है। मुल्क में कुछ जगहों पे इतनी ज़्यादा सर्दी है, आप इमेजिन करें कि ना वहाँ पे गैस है और ना ही कुछ और ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि हम अब इस सर्दी का मुकाबला जो है वो खुल के कर सकें। बर्फ़बारी भी हो रही है बहुत सी जगहों पे, जिसकी वजह से हमने हाल ही में ये देखा कि बहुत सारे हमारे जो बहन भाई जो हैं वो इस मौसम की खूबसूरती को देखने के लिए अपनी फैमिलीज़ और दोस्तों के साथ गए हुए थे, और वहाँ पे वो जो सानिया पेश आया मरी में। तो इसी तरह इससे कुछ दिन पहले भी हमारे यहाँ जो मौसम की जो शिद्दत है वो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है। बारिशों की शिद्दत हुई और बारिशों की ज़्यादती की वजह से हमने देखा कि गवादर में हमारे बहन भाई जो हैं वो उन्हें सैलाब का सामना करना पड़ा, और उस सैलाब की वजह से वहाँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग भी रहते हैं तो कच्चे घर उनके वो मुतासिर हुए, उनका लाइफस्टाइल पूरा जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया। तो मैं एक्चुअली ये बात वहाँ पे जितने भी लोकल जो कारोबारी हैं उन लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, और चाइनीज़ एम्बेसी की जानिब से जो उन्होंने फ्लड रिलीफ पैकेजेस जो हैं वहाँ पे उन लोगों को दिए, वहाँ के मुकामियों को, ताकि जो उनके जितने भी जो मामलात हैं वो बहाल हो सकें, उनकी ज़िंदगी जो है वो बहाल हो सके। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जितने मकामी लोग जिन्होंने इस मौके पे जो परेशान हमारे बहन भाई उनकी तकलीफ़ को समझते हुए उन्होंने मदद की, और डेफिनेटली वो सारे फलाही इदारे और वो सारे बैरून ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे और लोग जो यहाँ के लोगों के साथ जो है वो जो कुछ ना कुछ जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मुश्किल में हम लोग जो है मुश्किल से निकल सकें। तो इसी के बाद बात करते हैं आज के मौजू के हवाले से। मैं आपको बताऊं कि आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं उसका ताल्लुक़ दर्जा हरारत से है। जैसे कि आपको पता है कि इस जनवरी का महीना शुरू हुआ है तो दर्जा हरारत जो है वैसे ओवरऑल वो गिरा है और सर्दी की लपेट में पूरा मुल्क है, मगर मैं जिस दर्जा हरारत की बात करूंगा वो सियासत का दर्जा हरारत है जो वो चढ़ना शुरू हो गया जैसे ये महीना शुरू हुआ है। मिनी बजट के बाद जो हस्ब इख्तलाफ जो जमातें हैं, सियासी जमातें, वो सब उन सबको मौका मिल गया कि वो मुत्तहिद हो सकें और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज कर सकें। तो इसी हवाले से आज मैंने अपने प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि आज हम जिक्र कर सकें। वैसे स्टूडियो में जो दो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ हैं जनाब मेजर रिटायर्ड फव्वाद सिद्दीकी साहब। आप तजिया कार हैं, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, आप तजिया कार हैं और आप सोशल वर्कर भी हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमारे प्रोग्राम में आपने अपना तजिया पेश भी किया है, जनाब शबीर शफकत साहब। आपको भी खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, शुक्रिया। कैसे हैं शबीर? खुदा का शुक्र है जनाब। मैं आपका तारुफ करवाते हुए मेरे ज़हन में जुमला आ रहा था, मैंने कहा ये अक्सर जो है ना वो गुस्से में रहते हैं, तो फिर मैंने कहा नहीं, आज भी लग रहे गुस्से में, आज ज़रा सही होता है ना प्यार मोहब्बत वाली बातें, मगर टॉपिक ऐसा नहीं है हमारा प्यार मोहब्बत वाला। अच्छा मेरे साहब, ये अपोजिशन जमातों के दरमियान क्या इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं? ये सारे वाकई अवाम से मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं और ये हुकूमत को गिराना चाहते हैं? अपना तजिया पेश। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। देखिए, आप अगर ये समझें कि जी अपोजिशन जमातें हुकूमत को गिराने के लिए मुत्तहद हो रही हैं तो शायद ये हमारी खामख्याली होगी। देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो पिछले दिनों ही जरदारी साहब ने ये ऐलान किया है कि हम जो है वो पीडीएम के हिस्सा नहीं बनेंगे और अपनी जो जद्दोजहद जो है वो हम अकेले ही लड़ेंगे। जहाँ तक सिंध की सियासत का ताल्लुक है,
तो उसमें तो कोई थोड़ा बहुत गठजोड़ नज़र आ रहा है, क्योंकि लोकल बॉडीज जो है इलेक्शंस आ रहे हैं, उसका उन्होंने लॉ पास करना है। तो उसके सिलसिले में तो जो लोकल सियासत है उसमें तो थोड़ी बहुत मुफाहमत की जो पॉलिसी है वो नज़र आती है, लेकिन जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें जो अपोजिशन जमातें हैं वो तो मुत्तहद होती नज़र नहीं आती। देखिए, एक पिछले दिनों जो पीडीएम के सरबराह हैं, उनकी जो जमात है, उन्होंने केपीके में खातिर ख्वाह जो है वो कामयाबी हासिल की है लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में, जिसकी वजह से शायद अब उनके जहन में ये है कि शायद वो अब वो पॉलिटिक्स जो है वो हुकूमत को भी आड़े हाथों ले सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं नहीं समझता कि इस 1.5 सालों में कोई भी अपोजिशन जो बड़ी जमातें हैं, जिसमें पीपीपी, मुस्लिम लीग और हमारी जो एमक्यूएम का आप कर लें, या इसके अलावा जो एएनपी जमातें हैं, वो मुत्तहद हो सकेंगी। लेकिन देखिए, मैं मुत्तहद होने की तो लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा एक और बात अर्ज़ करूँ, वो ये है कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है पीटीआई की, उन्होंने इनको अपोजिशन जमातों को मुत्तहद होने के लिए बहुत सारे ज़राए खुद ही फराहम किए हैं। अच्छा, ओके। जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वो लोग यक जबान होकर पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, जिसमें उनकी शायद नाक़िस पॉलिसियाँ बहुत ज़्यादा कारफरमा हैं। जो लेटेस्ट अभी जिसका आपने जिक्र किया, जो मिनी बजट के तौर पे वो एक चीज़ आ रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ों के साथ एक बहुत जो ग्रेव चीज़ सामने आई है, जिसकी वजह से चाहे वो अपोजिशन जमातें हों या सोसाइटी हो या थिंक टैंक्स हो जो पॉलिटिकल नज़रिया रखते हैं, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट बैंक फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो उसके बारे में अगर आप ये देखिए, तो ये तो कोई भी मुझ जैसा भी जो तिफले मकतब है इकॉनमी में, वो भी शायद इसकी जो है वो मुखालफत करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे ज़राए जो है वो हुकूमत ने फ्राहम किए हैं कि वो प्लेटफॉर्म तो हुकूमत खुद इनको दिए जा रही है। सही। शबीर भाई, आपके क्या ख्यालात हैं? आप क्या समझते हैं कि वाकई ये हुकूमत को गिराना अवाम के हक में है? और उसका मतलब क्योंकि कुछ पार्टियों ने तो पहले दिन से इरादा किया हुआ, और ये देखें, जब भी कोई हुकूमत आती है, जो अपोजिशन होती है ना, उसकी यही कोशिश होती है, वो सिर्फ यही अपना पूरा एक स्क्रिप्ट जो है ना वो बेच रही होती है कि हमने हुकूमत को गिराना है, ये अवाम के हक में नहीं है, मुल्क के हक में नहीं है, और हम आके मुल्क संभालेंगे तो सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। ये सारे यही दावा करते हैं और आ भी जाते हैं, होता कुछ भी नहीं। लेकिन शुक्रिया, ये आप ये देखिए कि जो भी ये कहते हैं कि हम आ जाएंगे, तो वो भी तो आकर गए हैं ना जी, कई उन्होंने क्या किया है। लेकिन मसला ये है कि अभी जिस तरह के सिनेरियो चल रहा है, गवर्नमेंट तो नजर नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट गिरेगी, लेकिन ये अपने मुफादात, क्योंकि आपको पता है ये अपोजिशन भी जो है ना, जब तक इनको कहीं से इशारा नहीं मिलता तो ये आगे पीछे नहीं होते। जब इशारा मिलता है तो इनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, और यही वजह है कि कहीं से इशारा मिला और ये थोड़े हाथ नरम हुआ और ये चल पड़े। खुल के क्यों नहीं बोलते कौन सा इशारा होता है ये? मतलब अपोजिशन पार्टियां क्यों नहीं बोलती कि हमें यहाँ से ये इशारा मिला? ऐसी ये अंदाजे हैं या वाकई इसमें कोई सच्चाई? सबको पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। मतलब कहने के नहीं, ये देखें, ये तो अंदाजे इस तरह तो है ना, जो भी करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, ये तो सबको पता है। कार से लड़ाई होगी, वो भी अमेरिका की कहानी खत्म हो गई ना। चाइना आ गया, अभी तो ये बात खत्म होगी। पहले कुछ भी होता था हम कहते हैं अमेरिका करवा रहा है। नहीं, चाइना नहीं, मतलब कि आप जो मुहावरे की बात, जुमले की बात की कि जो चीज हमारी समझ में नहीं आती हम वो एस्टेब्लिशमेंट पे क्यों डाल देते हैं? नहीं, मसला ये है ना कि बात ये है कि रोल किस इस तरह के चल रहे हैं कि लोग जो है, होना तो यही चाहिए कि सारी चीजें क्लियर हो, लेकिन बात ये ना कि सियासतदानों के काम ऐसे हैं कि बंदे समझ जाते हैं कि ये इनमें इतना दमखम नहीं होता। अब कौन नहीं चाहता, समझ रहा कि ये हुकूमत जो चल रही है किसके सहारे पे खड़ी हुई है, वरना तो हुकूमत एक दिन भी ना चले। लेकिन हुकूमत को इतनी सपोर्ट मिली है एस्टेब्लिशमेंट की, इतनी पूरी मदद मिली, अवाम का भी सारा कुछ, और इतनी बदनसीब ये हुकूमत है, ऐसी का हुकूमत आज तक कभी नहीं हुई कि जितनी फुली सपोर्ट मिली हो, और किसी कहीं से भी मदाखलत, उसके बावजूद भी आप देखिए क्या है। और ऑपोजिशन जो है वो भी, जैसे भाई साहब ने कहा कि ऑपोजिशन भी नालायक है, इनको खुद भी पता नहीं, इनको सिर्फ ये पता है कि हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलानी है, लेकिन ये नहीं पता कि किस तरीके से चलानी है, किस तरीके से लोगों को बेदार करना है। आप देखें, कभी ये महंगाई के खिलाफ नहीं उठते, कभी ये हालत खराब हो जाए। अभी मरी के ऊपर हुए, कितने सियासतदानों ने इसके ऊपर कहा हम खड़े हो जाते हैं जी, इसका बाइकआउट करें, ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे चल रहे हैं ना।
अवाम के लिए कुछ भी, अवाम को ये पता है कि ये कुछ भी कर लेंगे तो अवाम के लिए, ये अपनी कुर्सियों के लिए कर रहे हैं, अपनी बारी के लिए कर रहे हैं। तो अभी ये कुछ भी करेंगे, मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत जो है इतनी जल्दी जाएगी। शोर तो बहुत उठा जी, मार्च में चली जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा जैसे हालात जा रहे हैं। वो तो जब से ये हुकूमत शुरू हुई है, कोई भी हुकूमत आती रही है, आप जरा माजी में झांके तो आपको पता चलेगा कि जो ऐसे ऐसे दावे होते हैं ना, यानी 3 महीने तो वध नहीं चलनी है हुकूमत। आप ऐसे ऐसी बातें नहीं सुनते आए? बिल्कुल, यार लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो कहा जी ये हुकूमत अभी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मसला सिर्फ होता है कि ये एक जो होते हैं स्लोगन होते हैं अवाम के अंदर गरमाने के लिए कि जी हुकूमत अब गिर जाएगी, ये होगा, और जो बोल रहे होते हैं उनको भी पता कि ये नहीं गिरेगी। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, और बाकी जितनी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, जो अपोजिशन में, उनको भी पता नहीं ये खुशफहमी है, गलत फहमी है, जब ये वो हर पार्टी का जो कारकुन है या जो काम कर रहा है उसे पूरा यकीन है अगली हुकूमत तो हमारी, मतलब ये भी आपने सुना है? ये देखिए जी, ये तो दीवाने का ख्वाब है। ये अब पॉलिटिकल लीडर्स जो थे अगर अपने कारकुनों को ये ना बताएं तो उनको मुतहर्रिक कैसे रख सकते हैं? उनको मुतहर्रिक रखने के लिए ये झूठे सहारे लेने पड़ते हैं। हाँ जी, अगली हुकूमत तो हमारी आएगी, और सबको पता है हुकूमत कैसे आनी है और किसकी आनी है। ठीक, एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो इसी हवाले से मजीद बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं कि आज हम अपोजिशन जमातों के एक बार फिर मुतहद होने के हवाले से मेरे से स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब और जनाब शबीर शफकत साहब। अच्छा मेरे साहब, ये जो इत्तेहाद का प्लान किया जा रहा है ये अपोजिशन जमातों के दरमियान, और आपको लगता है कि इससे हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचेगा, या ये भी जिस तरह पहले पीडीएम बनी और ये पूरे 3-4 साल मतलब एक एहतजाज वाला मामला करते रहे, उसी तरह ही ये भी ठप हो जाएगा, या इसके कोई वाकई रिजल्ट्स निकलेंगे? देखिए फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया। ये तो एक हमारी हिस्ट्री रही है कि इलेक्शन आने से साल 1.5 साल पहले जो नेशनल सियासत है, पॉलिटिक्स है, उसका जो टेम्परेचर जिस तरह आपने अर्ज किया वो बढ़ना शुरू हो जाता है। वोट बैंक, वोटर्स हैं, वोट बैंक की तरफ मकबूल होते हैं आफ्टर बिफोर इलेक्शन, ताकि वो जो है वो शायद अपनी सीटें जो हैं वो कंफर्म कर सकें। मैं नहीं समझता कि इन हालात में जिस तरह के हालात चल रहे हैं ऑपोजिशन सिवाय कॉस्मेटिक एहतजाज के और कुछ कर पाएगी। उससे शायद हुकूमत को तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि देखिए ये हमने देखा है कि जहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्डिनेंसेस की बात आती है, रेजोल्यूशंस की बात आती है, वहाँ अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट में चाहे दोनों हाउसेस हैं उनके साथ वो खड़ी होती है, और उन्होंने वो बिल्स पास करवाए भी हैं। तो सिवाय मैं समझता हूँ कि जी एक आवाम को एक अपनी तरफ मकबूल कराने का जो नेक्स्ट इलेक्शंस हैं, उसके अलावा इनके अलावा कोई और हल तो है नहीं। ठीक है, तो ये इसके साथ मैं थोड़ी सी एक अर्ज कर दूं जो साहब ने बात की थी, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार इन अच्छा ऑपोजिशन और गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। देखिए ये तो मैं आपसे ऑन बोर्ड बात कर रहा हूँ कि DGSPR ने पिछले दिनों जो है ये इसका बयान दे दिया था, जब उनसे सवाल किया गया कि जी किस तरह ये इंडिकेशन जो है, तो उन्होंने बड़ी वजाहत से वो बयान दे दिया था कि देखिए ये जो इस्टेब्लिशमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ये इल्ज़ाम तो हर हुकूमत चाहे वो जो भी पॉलिटिकल जमात हो उसके साथ लगा। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब 2/3 मेजॉरिटी के साथ आई थी तो उस पर भी इल्जाम लगा, और उन्होंने क्या किया, 2 चीज जो है वो फारिग कर दी, नेवी की और आर्मी की। तो देखिए मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार जो है वो हुकूमत बनाने में या गिराने में होता है। इंडिकेशंस क्या, मतलब आपने जिस नज़र किया, अयाज सादिक साहब ने बड़ा जिक्र किया कि जी मैं जब बाहर से आया तो मैं बड़ा खुश हूँ, आपने मेरे चेहरे की जो है खुशी नहीं देखी, और ये है और वो अगला हो जाएगा। ये भी एक गिमिक्स हैं जो कि बताने के लिए होते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ। इस्टेब्लिशमेंट का आप देखें पिछले 15-20 सालों से
सिवाय इसके कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा कोई है। अगर आप देखिए कि पीटीआई की हम मिसाल ले लें कि अगर मैं इस मफरूज़े पे चलूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई का साथ दे रही है, तो केपीके में जो लोकल इलेक्शंस का रिजल्ट आया शायद वो ना आता। इसी तरह इससे पहले लाहौर में जो कंटोनमेंट बोर्ड्स का रिजल्ट आया था वो ना आता। तो देखिए बोल देना कि जी इस्टेब्लिशमेंट साथ है, तो एक तरफ हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को सराहते भी हैं, उनकी प्रोफेशनलिज्म की दाद भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम ये इल्ज़ाम लगाएं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी भी सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये उनके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी, और हम कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसका अब नेशनल सिक्योरिटी प्लान का वो हिस्सा बनने जा रहा है हमारा, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का, ना चाहते हुए भी हिस्सा बनेंगे। जी शबीर साहब, जी जनाब, कुछ कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? मैं ये कहता हूँ कि जब हम कहते हैं कि जी ना चाहते हुए भी ऐसे इंडिकेशन, तो ऐसे क्यों इंडिकेशंस होते हैं कि जबकि हर बंदा ये बोल रहा है कि भाई ये है, तो डीजीएसपी ने बिल्कुल वाजे कहा, लोगों ने मान, लेकिन मसला ये है ना, बात वही होती है क्योंकि एक मजबूत अदारा वही है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो उन्होंने जमहूरियत के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये सारा प्रोसेस भी यही किया सारा, लेकिन शक व शुबात जो है ना लोगों के ज़हनों में रहते हैं, और ये शक, इनकी बात दुरुस्त है कि वो ना चाहते भी शक व शुबात रहते हैं। अब ऐसी पॉलिसी हमने करनी चाहिए कि शक व शुबात दूर हो जाए, और बाज़ दफ़ा सियासतदान भी, जैसे इन्होंने याद सादिक साहब के, बाज़ दफ़ा सियासतदान भी खुद इसी तरह के इशारे देते हैं कि हमारे साथ, जैसे इमरान खान साहब कंटेनर पे थे तो उन्होंने कहा जी एम्पायर की उंगली खड़ी हो जाएगी, तो देखे ना, तो अवाम क्या करेगा, अवाम तो बेचारी सीधी है, वो तो उन्हीं की बात सुनेगी ना, बार बार वो यही कह रहे थे। तो ये इस बात सियासतदान भी जो है ना इस तरीके के इंडिकेशन देते हैं कि लोग जो है वो समझ जाते हैं कि भाई इनके साथ तो ये, तो अभी इनके साथ है तो बस ये तगड़े हैं जी। तो अब ये एक चीज होनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट को वाज़े तौर पे इस तरीके का स्ट्रेटजी बनाए कि जिससे अवाम को और आम बंदे को भी ये पता चल जाए कि भाई ये इनके साथ नहीं है। सही। अच्छा, सियासत के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे सियासतदान आपस में जिस तरह एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं, मतलब वो लफाजी करते हैं जो होती है इनकी, वो बड़ी अखलाक से गिरी हुई और अजीब किस्म की, मतलब आप सीरियस काम करने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं, सियासत खिदमत की तरह है, आप आके टीवी पे आते हैं, बयान देते हैं, ज़ात जुगते मार रहे होते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि सियासत इनकी नज़र में खिदमत नहीं है। आप कहते हैं ना आर्मी एक खिदमत कर रही है, अदारे जो हैं वो खिदमत कर रहे हैं, और उसी जज्बे के इसलिए वो स्ट्रॉन्ग भी है, उनका एक डिसिप्लिन भी है। ये उस तरह नहीं आते, इनका काम होता है कि ये हमने इतना लगाया और इतना लेके जाना है। खिदमत वाली तो बात ही नहीं। अगर खिदमत वाली बात, जैसे भाई साहब ने भी बताया कि जो बिल तो इनकी मर्जी से ही मंजूर होते हैं, अंदरूनी पॉलिसी और होती है, बैरूनी और होती है। जब ये अंदर बैठ के बात करते हैं वो और होते हैं, जब पब्लिक में आके बात करते हैं मीडिया के सामने वो और बात होती है। जज साहब के सामने जो बात होती है वो कुछ और होती है, फौरन मीडिया के सामने आके खुद जो बता रहे होते हैं वो कुछ और होता है, बात और होती है। तो यही वजह है कि अवाम भी जो है कंफ्यूज्ड है, अवाम को भी इन्होंने कंफ्यूज है, और इनके अपने मफादा देख ले, किसके काम जो नहीं हो रहे, कि ऑपोजिशन के काम नहीं हो रहे, उनके भी काम हो रहे हैं सारे। किसी ऑपोजिशन का काम रुका हो तो फिर भी है, जहाँ इनको अपने काम होते हैं उनके साथ बैठ के बात कर लेते हैं। मतलब है कि ऑपोजिशन एक, जैसे पहले ऑपोजिशन थी, 9 सितारे बने थे भुट्टो साहब के खिलाफ, पता चल रहा था ये ऑपोजिशन है, और गवर्नमेंट को भी पता चल रहा था भी काम हो रहा है भाई हमारे खिलाफ। इधर तो वो आराम से बैठे, उनको तो कोई फिक्र ही कोई नहीं है। आप किसी भी इनके मिनिस्टर्स को देख रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है कि यार ये हो रहा है या वो हो रहा है। ऑपोजिशन पता चलता है भी ऑपोजिशन है, ये तो पता है साफ चल रहा है कि ऑपोजिशन नहीं है। इनकी बातों से आप देख लें, बाद में फिर कह के लगा रहे होंगे, असेंबली में थोड़ा सा शोर शराबा होगा, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, और बाद दफा नाजेबा अल्फाज भी बोल देते हैं, और यहाँ तक हो गया कि एक दूसरे को थप्पड़ भी मार रहे हैं आजकल। तो आप इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आवाम के लिए करेंगे? मैंने अभी बताया ना कि कितनी महंगाई, आवाम के बेरोजगारी का मसला है। एक सियासतदान ने कोई बयान दिया हो या बाहर निकला हो कि मैं आवाम के लिए ये करूंगा, लॉन्ग मार्च हो रहे हैं या कोई प्रोग्राम भी कर रहे हैं, सिर्फ मसला ये है कि हम जो है किसी तरह जो है हुकूमत में आ जाएं, बस। अच्छा मेरे साहब, जैसे ही कोई कोरोना वायरस के हवाले से कुछ हमारे यहाँ शिद्दत बढ़ने लगती है, कुछ केसेस में इजाफा होने लगता है, शरह में इजाफा होता है, तो साथ ही जो है वो हम देखते हैं कोई ना कोई जलसा आ जाता है, कोई एहतजाज आता है, कोई लॉन्ग मार्च आ जाता है। तो ये कोरोना को भगाने के लिए किस किस को रोके? इधर सियासतदान ही अपना जो है ना दुकानदारी खोल के बैठे हुए, इस बारे में क्या ख्याल आता है? फहीम साहब बिल्कुल सही बात है। देखिए इस दफ़ा तो एक बहुत अच्छी अहम हुई, जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब,
उन्होंने एक वाज़ा ऐलान किया कि इस दफ़ा जो 5th वेव आ रही है कोरोना की, जिसमें ये ओमिक्रॉन का जिक्र आ रहा है, जी जी, वेरिएंट है, डेल्टा क्रॉन भी, जी डेल्टा क्रॉन भी थोड़ा बहुत जो है वो उसके भी आसार यहाँ नजर आने लगे हैं। तो उसकी वजह से हम अब नेशनल लॉकडाउन में नहीं जाएंगे, ये तो उन्होंने वाजा कर दिया। जी जी जी, और ये उनकी स्टेटमेंट भी आ गई। इसका मतलब है कि हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है। स्मार्ट लॉकडाउन या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो तो ऑलरेडी मौजूद है। आपने जिस तरह कराची में देखा, गुलशन इकबाल के कुछ इलाकों में ये लॉकडाउन को किया था। इस वेव की शिद्दत को देखते हुए, जो अल्लाह माफ़ करे कि जो उसका मोर्टालिटी रेट है, उसके हिसाब से तो शायद जो वैक्सीनेटेड पर्सनस हैं हमारे, उनको वो इतना इफेक्ट नहीं करा, सिवाय इन्फ्लूजिया के सिस्टम्स के अलावा। बाकी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई वो उनको अफेक्ट कर रहा है, लेकिन उसमें भी जो रेट है अमवात का अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वजह से ये फैसला लिया गया। लेकिन आपकी बात बिल्कुल बजा है कि देखिए ऑपोजिशन का जो मैं समझा हूँ काम हमेशा ही रहता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी ना छोड़ी जाए जिसमें गवर्नमेंट की जो नाअहली है वो सामने आए। अब अगर ये ओमिक्रॉन की बात हो रही है, जिस तरह आपने अर्ज़ किया कि जी हमारा इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि उसकी शरह जो है वो केसेस की शरह बढ़ रही है, तो उसमें 27 फरवरी या 23 मार्च का ऐलान करना जो है वो इसी तरह ये है कि जी हम तो ये ऐलान कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट जो है वो देखें इसके बारे में क्या करती है। लेकिन सिवाय देखिए इससे ज़्यादा मैं जिस तरह पहले भी अर्ज़ कर रहा था सर माफ़ी चाहता हूँ पता कलामी के लिए, कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट की जानिब से भी बाकायदा इंतखाबात और वो जलसों का सिलसिला वो हुआ, तो उन दिनों भी कोविड का यही हिसाब चल रहा था, तो जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता, ये असल तकलीफ की बात है। कि देखिए मफादात की जंग है फ़हीम साहब, जिस तरह मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था, आवाम के मसाइल को हल करना शायद किसी भी जमात की प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन मैं इसका मुर्द इल्ज़ाम उन जमातों को नहीं दूंगा। अच्छा, मैं हमेशा से कहता हूँ ये मुर्द जो इल्ज़ाम है, जो वो इसके बहुत ज़्यादा करता धरता है, वो लोग वो हैं जो वोट देते हैं। अब वोटर्स जो हैं जब वो इन लोगों को सिलेक्ट करेंगे ये जानते बूझते हैं कि वो सिवाय 4 साल बाद एक दफ़ा वोट लेने आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, तो मैं शायद उनकी अकल पे मातम ही कर सकता हूँ या क्या कर सकता। देखिए ये शऊर की जंग है, चाहे वो ओमिक्रॉन से लड़ना हो, चाहे वो किसी वबा से लड़ना हो, या वो आप अपनी हक के लिए कोशिश एक आम इंसान का अपने हक के लड़ने के लिए उसके पास असला है क्या है, वो उसका वोट है। अब अगर उसका वोट का वो सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो और वो जाके ये बोले कि जी अब ये जो लोग हैं ये हम हमारे लिए काम नहीं करते, तो मैं तो उस सिवाय हंसने के और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मगर आप ये भी तो देखें सर कि हमारे यहाँ जो इस मुल्क की तकदीर का फैसला करते हैं वो टोटल कोई 15 से 20% लोग करते हैं, क्योंकि पूरी आबादी का टोटल कोई 35 से 40% तबका ऐसा है जो वोट कास्ट करता है। उसमें से भी आधे वोट जो हैं तकरीबन जिसको मिलते हैं वो पार्टी जीत जाती है। तो 15% या 18% या 20% लोगों ने फैसला किया कि इन लोगों की हुकूमत होनी चाहिए। तो ये भी तो आप चीज़ देखें। मैं यही तो अर्ज़ आपसे कर रहा था, देखें शऊर का मेयार ये है कि मैं देखिए मैं ये बात नहीं कर सकता कि एक बाशऊर और एक बेशऊर, मैं ये दो कैटेगरी करता हूँ। मैं ये कैटेगरी नहीं करता कि पढ़ा लिखा या अनपढ़, क्योंकि पढ़े लिखे भी बेशऊर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बाशऊर और बेशऊर का वोट की अहमियत अगर एक रहेगी तो प्रॉब्लम यही रहेगी। देखिए मैं इस दफा हम जब बात कर रहे थे पीटीआई की गवर्नमेंट का आने का, ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई क्यों? हम तो बड़ी मजे से एकदम बात कर रहे थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा था। देखिए इनकी 20 साल की आप इनकी सिस्टम देखें, मैं तो नहीं, आप उस वक्त होंगे जब ये पीटीआई ने अपने यंग टाइगर्स का टैग शुरू किया था स्कूलों में। जी जी। अब वो यंग टाइगर जिनका टैग शुरू किया था, उनका आइकन, उनका आइडियल 92 का वर्ल्ड चैंपियन था। और वो जब 2018 में वोटिंग बैंक की बात आई
तो हम तो ये बिल्कुल इस पे कंफर्म है कि हमारी जो सबसे ज्यादा आबादी वो है ही यंग जनरेशन। हाँ, सही है। ये लोग कौन हैं जिन्होंने वोट दिया? एग्जैक्टली। तो देखिए बहुत ज्यादा ये जो 20 साल की जदोजहद की बात करते हैं, इन्होंने ये नहीं किया कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट से मरासिम मिलाए, इन्होंने उस जनरेशन के ऊपर काम किया जो 20 साल बाद आकर उनको वोट देने पे तैयार हुए। ना कि सिर्फ उनको वोट दिया, अपने अहले वयाल और अपने अहले खाना को भी लेकर जबरदस्ती गए और वहां वोट दिलवाया। सही। तो देखिए वो तो शऊर की एक समझ में आती है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि जी आपकी बात बजाय है कि जी हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वोट नहीं देना चाहते। एग्जैक्टली क्यों नहीं देना चाहते? वो वोट ना देने की वजह यही है कि जी जब मेरा वोट और एक उस इंसान का वोट जिसको शऊर ही नहीं है, जो शायद कास्ट, क्रीड या हल्के पे या अपनी जात की हवाले से या अपनी कबीले के हवाले से वोट दे रहा है, तो नकार खाने में तूती के आवाज सुनता कौन है? बिल्कुल सही समझ गए। एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो शबीर साहब से भी इसी हवाले से इनकी राय भी शामिल करते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज जनाब मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब और शबीर शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसके हवाले से बात कर रहे हैं। हाल ही में जितनी अपोजिशन में मौजूद जो सियासी जमातें हैं उन सब ने मुतहद होकर एक लॉन्ग मार्च का प्लान किया है हुकूमत के ख़िलाफ़, और इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात भी कर रहे हैं। अच्छा शबीर साहब, वक्फे से पहले मेरे साथ बता रहे थे कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वोट नहीं डालना चाहते। अच्छा, क्या वजह है इसकी कि लोग मायूस हैं इन सियासतदानों से या इस पूरे निज़ाम से? जब देखिए, जब तक मैं वोट नहीं डालूंगा तो मैं किस मुंह से उन सियासी जमातों पे या जो हुक्मरान हैं, जो इक़्तिदार में, उन पे तनकीद कर सकूंगा? देखिए जी, लोगों का मैंने बताया ना कि पाकिस्तान में हर डिपार्ट का, हर बंदे का आप एक माइंड सेट है। अवाम का भी माइंड सेट है। अवाम को पता है कि हम वोट नहीं भी देंगे तो इन्होंने आ जाना है। एक तो ये पाकिस्तान के हर अवाम को ये पता है कि ये हमारे वोटों से इन्होंने नहीं आना। आप ये इनके ज़हनों से निकालने की बात है। नहीं, अगर ऐसी बात होती तो फिर इलेक्शंस के दिनों में लंबी लंबी कतारें क्यों मैं होती? आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, जो लोग जो वोट नहीं डाले उनके ज़हनों में ये है कि भाई हमने जो है हमारे वोटों से इन्होंने नहीं आना, क्योंकि ये असर रसूख वाले हैं और ये लोग खुद भी डाल लेते हैं, पावरफुल लोग हैं, और हम अगर वोट भी देंगे तो कौन सा चेंज आ जाना है। अच्छा। लेकिन लोगों का ये सोच जो है गलत है। लोगों को चाहिए अपने वोट का हक है। जैसे अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा, वो एक वेपन है, आप इसको इस्तेमाल करें। आप इसको वेपन को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या? और फिर दूसरे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं गरीब इलाकों में किसी को 500 रुपया दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, लोगों को लेके वोट डाल लिया। ये भी एक चल रहा है। तो अच्छे बंदे कैसे आप लाएंगे? कोई क्राइटेरिया आप मुकर्रर करें, कोई आप इसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, लोगों को मोटिवेट करें कि भी इस तरीके से है, लोगों के अंदर एतमाद बहाल हो, फिर तो लोग जाए। और लोगों को पता है फलां बंदे नहीं आ रहे, एक बंदा है वही आ रहा है उस इलाके से, जी जी, बेशक वो काम करे या ना करे, वोट उसी को ही मिल रहा है। तो लोगों का जब हाल ये होगा तो आप बताएं क्या अवाम क्या करेगी? अवाम की सोच ही क्या होगी? अच्छा, आपने ये नोट किया कि गुज़श्ता कुछ सालों से इस हवाले से थोड़ी सी रफ्तार कम ही सही मगर तब्दीली देखने में आई है। कुछ नए लोग जो हैं वो इक़्तिदार में आए हैं अपने अपने इलाकों में। हमने ऐसे लोग भी देखे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था मगर वो भी इलेक्शंस जीते हैं। वो अलग बात है, वो डिलीवर कर सके या नहीं कर सके, उनको काम आता था नहीं आता था, सीखा है सीख रहे हैं, ये सारी एक अलग बहस है। मगर नए लोग हमने आते हुए देखे हैं। ईवान में भी नए चेहरे बहुत सारे ईवानों में देखे हैं हमने। देखिए, ये तो खुश आइंद है, ये आपकी बात सही है कि ये नए चेहरे भी यही गवर्नमेंट लेके आई है, ज्यादा यही लेके आई है और नए चेहरे लाए हैं, लेकिन नए चेहरे उस चीज को डिलीवर नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि मौका मिलना चाहिए। जब नए चेहरे आएंगे तो तजर्बे से सारी चीजें आती हैं। ये जितने पुराने जो बैठे हुए हैं ये एकदम तो नहीं आए थे, ये भी एक अरसे से लगे हुए हैं। बाज़ दफा तो बंदे को पता ही नहीं होता कि रेगुलेशन कैसे रेजोल्यूशन कैसे पास करवानी है, कैसे हमने बात करनी है। तो अभी तो उन बेचारों को तो अभी ये पता चल रहा है कि किस तरीके से काम करना है। तो अगर मौका मिलेगा तो मैं समझता हूँ जो कॉम्पिटेंट बंदे आएंगे तो वो आप काम करेंगे। तो जो अपोजिशन में जो लोग हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, उनके पास कई कई दहाइयों का तजुर्बा है
तो वो तो ऐसे नए सियासतदानों को तो अपने तजुर्बे से ही मार देते होंगे। तो मार रहे हैं ना, मेरा मतलब है उनका काम ये मारना है, उनका काम ये नहीं है कि ऑपोजिशन मिलके उनको सजेशन दे और हम मुल्क को बेहतर तौर पे चला सके। उनका मकसद ये है कि हमने किसी ना किसी तरह ऑपोजिशन, यहाँ का ऑपोजिशन का ज़हन जो माइंड सेट है कि हमने हुकूमत की कोताहियों को उजागर करना है, हमने हुकूमत को गिराना है, हमने हुकूमत के कोऑपरेट नहीं करना। होना तो ये चाहिए ना हुकूमत के साथ मिलके आप काम करें, जी जी, बल्कि यहाँ होना चाहिए तनकीद बराए इस्लाह, ये उनका काम। और देखिए अगर किसी जगह कोई संगे बुनियाद भी रखना है किसी एमएनए ने, तो उस इलाके का ऑपोजिशन के बंदे को भी साथ लेके जाए, ताकि एक मफाहमत पैदा हो और एक अच्छा माहौल पैदा हो। वो ये ना करे कि आपने तख्ती लगाई तो उतारने के चक्कर में घूम रहा हो। नहीं तो आपको लगता है कि इस तरह ये सवाल कई दफ़ा उठा कि हुकूमत कई दफ़ा कुछ बड़े अहम फैसलों के लिए जब इन्होंने इजलास वगैरह बुलाए तो उसमें अपोजिशन के किसी भी फर्द को शामिल नहीं किया, तो इस पे भी एतराज़ हुआ। मगर एक तरफ लड़ाई चल रही है, शदीद किस्म की आपस में इख्तलाफात और लड़ाइयाँ चल रही हैं, आप एक दूसरे के साथ एक जगह पे बैठने को तैयार नहीं है। दूसरा आपको लगता है कि ऐसा रूम बाकी रहता है कि आप किसी इशू के ऊपर डिस्कस करके कोई फैसला भी कर सकते? देखिए हुकूमत को भी चाहिए और ऑपोजिशन के ऐसे बंदे जो मतलब कि समझदार हों, जो मतलब के बर्दाश्त वाले हों, जो लाइक उन बंदों को लाया जाए जो मफाहमत की बात करने वाले। फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, आप देखिए ये बंदे आप तो उन बंदों को ला रहे हैं जो सख्त गिर टाइप के हैं। मरियम नवाज हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, और मतलब ये सारे लोग हैं। देख आसिफ जरदारी साहब तो हैं कि वो माहौल के अंदर ढल जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी ढल जाए। ऐसे मफाहमत वाले लोग लेके आए जो मतलब कि एक दूसरे को बर्दाश्त, ऐसे नहीं हो कि एक ने अगर कोई शोर किया दूसरा उसके सामने और शोर करने लग जाएगा। तो ये पुराने कहाँ जाएंगे अगर वो लेके आए? कह रहे हैं पुराने तो अपने तजर्बे से वो रगेदने के चक्कर में रहते हैं। वो ये नहीं करते कि पुराने जो है इस्लाह के लिए करो, रगेदने के चक्कर। आप देख जितने पुराने हैं किस तरीके से उद्यम मचा रहे हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते कि ये नए करते तो समझ में आता। हाँ अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ अपने भाई को वापस लेके आए वरना उन्हें नाअहल करार दिलवाया जाए। ये वफाकी काबीना की तरफ से और हुकूमत की जानिब से इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए टेक्निकली तौर पे तो बात बिल्कुल वजह है कि देखिए आपने जब एक बॉन्ड जमा कराया है अदालत, जमानत दी ना इन्होंने जी, हाँ, जब आपने एक बॉन्ड जमा कराया है कि जी मेरी पर्सनल जिम्मेदारी पे आप इन साहब को बाहर इलाज के लिए जाने दें और इस मुकर्रर वक्त के इलाज के बाद वो वापस आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वो शायद वो जो बॉन्ड है वो गलत जमा कराया है। टेक्निकली बात कर रहा हूँ, तो अगर उस पर हुकूमत कोई चाराजोई के लिए अदालत से रजू करती है तो शायद वो गलत नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद लेकिन अगर आप मेरी राय में ये है कि शायद अगर चाराजोई होगी भी, कुछ होगा भी, तो शायद अगर हम ये समझे कि इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकलेगा तो वो शायद नहीं होगा। ये एक प्रेशर टैक्टिस होती है जो कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में ये करते रहते हैं। हुकूमत की प्रेशर टैक्टिस होती है कि जो अपोजिशन को किस तरह आप देख रहे हैं, अभी एक टेबल हुआ है, हमारा बिल जो है मिनी बजट है, प्रेशर टैक्टिस है, एक स्टेटमेंट दे देंगे जी हम ये भी करेंगे। इससे पहले भी तो कितने साल हो गए हुए, उससे पहले क्यों नहीं किया? मगर सर ये तो इससे एक क्या सबक मिल रहा है कि आप इस मुल्क में कुछ भी करें, कोई भी जुर्म करें, आपके ऊपर अदालतें कुछ भी करती हैं, आप किसी तरह जमानत से या मुल्क से बाहर चले जाएं, आपको कोई रोक टोक नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, आप फिर से वो सादिक और अमीन है। जी देखिए ये तो एक फ्लॉ है, मैं समझता हूँ हमारे लॉ में ये फ्लॉ मौजूद है। जिस तरह मैं हमेशा बात करता हूँ, वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ कर प्रूव करना सबसे मुश्किल काम है। दैट वाज द रीजन कि नैब के अंदर एक लॉ, एक शिक डाली गई थी जिसका नाम दिया गया था प्ली बार्गेन। जी जी। अब प्ली बार्गेन का वजह ही यही थी कि आप वाइट कॉलर क्राइम को अगर 100% प्रूव नहीं कर पा रहे और ये आपने स्टैब्लिश कर दिया ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहीं ना कहीं करप्शन इस कंपनी की या इंडिविजुअल की वजह से हुई है, तो आप उससे वो थोड़ा बहुत जो रिकवरी है वो करवा लेते हैं। कहीं कहीं 80% भी हुई है, 90% भी हुई है, लेकिन 100% होना मैं समझता हूँ कि शायद ये मुश्किल काम है। तो ये भागते चोर की लंगोटी ही सही वही है ना, इसी तरह वाइट कॉलर क्राइम। लेकिन देखिए यहाँ मैं जो समझता हूँ ये जो केसेस बनते हैं पॉलिटिकल फिगर्स पे, ये ज़्यादातर शायद वो पॉलिटिकल वेंडेटा होता है इसके शायद कोई सिस्टम के अंदर कोई ठीक करने की जो है वो कोशिश की जाए। अब आप भी देखें कि इनको सज़ा हुई कहाँ। नवाज शरीफ की अगर मैं बात करूँ, बेटे से तनख्वाह लेने पर या ना लेकर डिक्लेयर ना करने पर,
तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर आप ये बात करते हैं कि बिलियन ऑफ डॉलर्स खा गए, सब कुछ कर दे, प्रूफ कहाँ है? प्रूफ नहीं है इनके पास। तो एग्जैक्टली जब प्रूफ नहीं है तो आप ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देना कि जी खा गए सब करके, आपने पहले तो आप अपना सारा इस सिस्टम को ठीक करें ताकि उसको ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक इंडिविजुअल पे डाली जाए। आप अगर ये देखें, बड़ी मजेदार मिसाल है, आंशी सूची का भी जिक्र हो रहा है, 4 साल की दोबारा सजा दे दी। किस चीज पे? इलीगल वॉकी टॉकी रखने पे 4 साल और बढ़ा दिए। उससे 2 साल पहले सजा दी गई, मैं आप मालेमान की बात कर रहा हूँ कि जी वो जो कोविड की SOPs है उसकी खिलाफवर्जी करी, 2 साल सजा दी गई। तो सजा देने में तो मतलब आप कोई भी चीज कर देते हैं जिससे सामने चीज नजर आ रही है कि जी आप इसको कोई और चीज प्रूव नहीं कर पा रहे, तो छोटी सी चीज जो है आप प्रूव करके उसमें डाल दें। वो ऐसा है कि एक कमरे में 2 लोग हैं, अब कमरे से ना मोबाइल चोरी हो गया किसी का। अब वो पता तो है कि मोबाइल गया किधर है, देखा नहीं है। अब जबरदस्ती उसके ऊपर ना माचिस फेंक के उसके कहते हैं माचिस चोरी की इसने, तो वो केस आपने इस तरह घुमा के डाल दिया। जो असल बात है उसकी तरफ नहीं आया जा रहा। पता है आपको जी। सब खैर, आपके क्या ख्याल आते हैं इस हवाले से सर? बस जी, शहबाज शरीफ साहब को वाकई नाअहल करार दिलवाना चाहिए यहाँ पे, या नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए अपने कारकुनों से मिलने के लिए यहाँ पे? उनकी मतलब इतना मुल्क की फिक्र है, इन अवाम की फिक्र है, तो उन्हें वापस आना चाहिए या उधर बैठ के ही सारी जदोजहद करनी चाहिए? देखिए जी, बात तो ये है ना कि कानून की हुक्मरानी तो होनी चाहिए, लेकिन ये कानून की हुक्मरानी तो सिर्फ गरीब तक की है। अब एक कानून के मुताबिक तो ये है कि उन्होंने बॉन्ड बढ़ाए, उन्होंने जमानत दी है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ। तो फिर तो अदालत का काम है ना, बजाय कि हुकूमत का। अदालत उनसे पूछे भी आपका बंदा कहाँ गया, हाँ, आप उसको प्रोवाइड करें। अगर आप नहीं प्रोवाइड करते तो आप पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, जो कानून कह रहे हैं सही है, आप ये तो नहीं कर रहे। लेकिन आप देखें ना, अगर गरीब आदमी ने अगर किसी की ऐसे जमानत दी हो, बंदा भाग गया होता तो उसका क्या हाल होता। हाँ। आपका मशहूर वाकया है कोयटा के अंदर कि उस सैनिटर ने क्या किया, गाड़ी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के ऊपर चढ़ा दी, वीडियो भी आ गई, सबूत किया ना, सबूत सामने है, फिर भी बंदा छुट गया। वो कहते हैं वो मेरा ड्राइवर चला रहा था, जबकि वीडियो के अंदर वो मौजूद है। तो मतलब क्या है कि आपका सर यहाँ पे तो नहीं है। शहद और जैतून की बोतलें वो चीफ जस्टिस साहब खुद पकड़ के आ जाते हैं, तो फिर साहब लगाए ना जब मामला ये चीज क्या होगी सर। तो खैर ये थी जनाब सियासी गर्मा गर्मी जिसके हवाले से हमने अपने मेहमानों से बात की है। आप दोनों मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और दोस्तों, फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे की टीम को दें इजाजत। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।